नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हिंदी दिवस है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैया पाठशाला की तरफ से भी आपको एक उपहार स्वरूप डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो उसको और अच्छी कर सकते हो मैया पाठशाला के साथ में जुड़कर। तो आज का अपना जो सेशन है वो है सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था। उस फर्स्ट पेपर में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके उद्योग, व्यापार, कृषि और विदेशी व्यापार से संबंधित प्रश्न आते हैं। उसमें कुछ थ्योरेटिकल और कुछ डाटा से संबंधित होते हैं। तो उसमें जो विशेष तौर से जो क्वेश्चन चारों सेट आपके थे, ए बी सी और डी, चार पेपर ग्रुप पेपर्स हुए थे। उन चारों पेपर्स में जो इकोनॉमिक के क्वेश्चंस जो आए थे अर्थव्यवस्था के, उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। और उसके साथ साथ में उनमें व्याख्यात्मक कोशिश करेंगे कि व्याख्यात्मक रूप से आपको समझा सके। पहला प्रश्न है आपका, इसमें आया था पहला ग्रुप एक के पेपर में था ये क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2026 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 देशों का समूह बनाया गया था। इस समूह में शामिल नहीं है। डब्ल्यूटीओ के दोहा वार्ता का सम्मेलन होता, दोहा कतर में यह सम्मेलन हुआ था। इसका एक दौर चला था वार्ताओं का, जिसमें फ्री ट्रेड के लिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना की गई थी वो फ्री ट्रेड में एक से दूसरे कंट्री के बीच में बिना किसी ट्रैफिक के, जो वर्तमान में जो आपके इश्यू चल रहा है अमेरिका के साथ में कि 50% ट्रैफिक लगा देंगे अगर आप यूएस से तेल खरीदोगे, तो वो उस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए और उस तरह की स्थितियां ना हो इसके लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ का जो हिस्ट्री है वो 1947 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर गेट की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार और ट्रैफिक के लिए आपका सामान्य समझौता करके गेट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक के लिए। वो 1947 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें भी वही था कि जो बड़ी कंट्रियां थी, जो डेवलप कंट्रियां थी, उनका वर्चस्व था। वो अपनी मनमानी के हिसाब से उसमें ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना वो लोग तय करते थे। इसके फिर तरह तरह की वार्ताएं होती गई और उसके बाद में 1945 में, सॉरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत इसका सदस्य स्थापित वो सदस्य देश था। स्थापना से इसका सदस्य था। अब इसके बाद में दोहा वार्ता हुई थी कि जो ट्रैफिक इनको लगाने, उन ट्रैफिक्स के बारे में कि किस पे कितना, कौन कितना क्या कैसे लगाए, उन चीजों के बारे में था। तो वो भी बार बार वार्ताएं होने के बाद में भी वो प्रॉपरली सक्सेसफुली इनकी मीटिंग्स फॉलो नहीं हुई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो उसके बाद भी वो नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद में 2006 में जब इसका निलंबन किया गया, तो उसके बाद में ओस्लो समूह करके 6 देशों ने एक समूह बनाया था कि भाई आप लोग छोड़ो, हम हमारा आपस में ट्रेड करेंगे, उसके लिए हम अपना समूह बनाएंगे। तो उसमें कौन सा देश है वो शामिल नहीं था। तो उसमें पाकिस्तान शायद शामिल नहीं था उस ओस्लो समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ब्रिक्स आपका जो है वो जो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का, शुरू में 4 थे ब्रिक्स था, उसके बाद में उसको साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया और अभी ये 5 देशों का एक समूह है। पांचों देशों के फर्स्ट लेटर से ये ब्रिक्स शब्द बना हुआ है। ये 5 देशों का एक समूह है जो आपस में मिलकर कार्य करते हैं व्यापार के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने मिलकर एक नया बैंक भी स्थापित किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देशों ने मिलकर उसको स्थापित किया गया है कि देशों के, ये 5 देशों में विकास के लिए वो लोग काम कर सके। उनके लिए अगर फंड की आवश्यकता है तो उस बैंक के जरिए वो फंड अवेलेबल करवा सके। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @21, सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग। ब्रिक्स का 2021 का जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था। कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था। और ये 13वां सम्मेलन था। कौन सा था? 13वां सम्मेलन था। लेकिन यहाँ पे सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन @21 नहीं होकर क्या था? 15 था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, बिल्कुल सही है। 2025 के लिए ब्राजील ने ग्रहण की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व
संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और भारत ने 2021 में 13वां कौन सा किया था, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, और उसका जो दृष्टिकोण या विषय था वो था सातत्य, समग्रता व सहमति, निरंतरता और समग्रता व अंतर सहयोग के साथ में विकास करना। बट ये था ब्रिक्स @15, क्या था, ब्रिक्स @15 था, 21 नहीं था, 15 था इसका। तो ये स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संबंध में से संबंधित संगठन है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियों के आपस में सामंजस्य के हिसाब से एस्टेब्लिश किया गया है। 1927 में इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1927 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो चेयरमैन है, इसका अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन अग्रवाल है, वो इसका चेयरमैन है। और इसकी जो संस्थाएं या संबंधित संगठन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और मतलब ये तीनों ही जो संस्थाएं हैं वो इसका से जुड़े हुए संगठन है, इससे संबंधित संगठन है। तो आपका ऑप्शन होगा ए बी सी, तीनों सही है, ए बी सी और तीनों सही है इसमें। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी। भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितनी थी विश्व निर्यात में, तो विश्व निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1.8% थी, 1.8% भारत की जो है पूरे वर्ल्ड के निर्यात में हिस्सेदारी थी। आप लोग प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ये केंद्र से संबंधित पूछा गया, किससे संबंधित है, केंद्र से संबंधित रिलेटेड है। 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था। यहाँ पे पूछा इसने सर्वाधिक व्यापार, निर्यात या आयात का नहीं पूछा इसमें। अगर आपका आयात का पूछे तो सबसे ज्यादा आयात अपना किससे होता है, चाइना से होता है। तो आयात का नहीं पूछा इसने, पूछा सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ में था। तो सबसे ज्यादा अपना व्यापार जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जिसके साथ में अभी जो ट्रेड वॉर है वो चल रहा है एक तरह से। नेक्स्ट आपका है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दिए। किससे संबंधित पूछा है इसने, सेवा क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन के आधार पे, स्टेट वाइज जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे आपको इसका सही आंसर देना है। उपयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का, किसका पूछा है, महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो देखिए महाराष्ट्र का जो टोटल जो सकल राज्य मूल्यवर्धन जो इंडिया का है उसमें महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन जो है ना आपका 17 से 18% के बीच में, कितना है, 17 से 18% के बीच में टोटल। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों का मिलाकर लगभग 50% प्लस आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका, केवल 2 सही है। कौन सा है, केवल 2 सही है। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन जो है सेवा क्षेत्र में जीएसयू में वो 20% नहीं होकर अप्रोक्सीमेटली लगभग 18% है, 17 to 18% के बीच में महाराष्ट्र का अकेले का कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र में है। नेक्स्ट आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक साइड उत्पाद है और एक साइड विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान है। एक साइड व्यापार उत्पाद है या वस्तुएं है, दूसरी साइड में उसमें है कि विश्व के अंदर उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, किस स्थान पे या कौन सा स्थान जो है पोजीशन भारत की। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा, फार्मास्यूटिकल, दूध और मांस। देखिए दूध के अंदर आपका पहला स्थान आता है, दूध के अंदर आपका पहला स्थान आता है, तो शायद इसी से आपका आंसर निकल जाएगा आई थिंक। और इसमें जो कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा जो है इसमें आपका दूसरा स्थान आता है। फार्मास्यूटिकल में तीसरा स्थान है और मांस के उत्पादन में 8वां स्थान है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, डी,
बी और ए, सी डी बी और ए, ये आपका ऑप्शन सही होगा। कि किसके उत्पादन में, कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन में तीसरा, दूध के उत्पादन में पहला और मांस के उत्पादन में आपका 8वां स्थान है जो दुनिया में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? कि जो भूमि जोते या जो जमीन है जो खेती लायक, उसको उपविभाजन या उसका विखंडन होने से रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? किसके लिए? भूमि के विखंडन को रोकने के लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने से रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो वो था आपका सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे ताकि आपको उसकी जो जमीनों का जो बंटवारा या विखंडन जो बार बार हो रहा था उसको रोका जा सके या उसको कम किया जा सके। इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में, कब? जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया। कि जो स्टेट जो कोऑपरेटिव कमेटियां जो है उनके उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए इन्होंने किसके साथ में एमओयू साइन किया था जुलाई 2025 में? कि जो अपने सहकारी समितियों के जो उत्पाद है उन उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके, देश देश तक पहुंचा सके, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, इसके लिए इन्होंने एक एमओयू हस्ताक्षरित किया था। तो वो एमओयू किसके साथ में था? राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में इन्होंने एमओयू किया था, ताकि अपने यहाँ के जो सहकारी समितियों में जो वस्तुएं बनती है उन वस्तुओं को दुनिया के हर कोने तक आप पहुंचा सको। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपकी जो है पीएमकेएसवाई स्कीम जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी। आप प्रति बूंद तरह से मतलब पानी को बचाते हुए अधिकतम जो है वो सिंचाई कर सको। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के तहत ये स्कीम पीएमएसकेवाई के तहत शुरू की गई थी। यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। बिल्कुल सही है। प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था के लिए परियोजना लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के लिए अगर आप उपकरण परचेज कर रहे हो जो उसमें काम में आने लायक है, अगर वो परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50% तक सब्सिडी दी जाती है। और पीएमकेवाई का एक पार्ट है, जो पीएमकेएसवाई जो स्कीम जो है उसका एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का जो है उसका एक पार्ट है। ये आपको आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष तौर से मैया पाठशाला पर उपलब्ध किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करते हो तो आपको 25% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आज की डेट में अगर आप मैया पाठशाला से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो। और ये केवल आज के लिए ही वैलिड है। तो अगर कोई किसी को भी अगर तैयारी करनी है और मैया पाठशाला के साथ में जुड़ना चाहता है तो आज आप 25% डिस्काउंट के साथ में जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? ऐसे देश जहां से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है उन राज्यों का अवरोही क्रम में की घटते हुए क्रम में आपको पहचाना कि किस देश के साथ में सबसे ज्यादा, उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में कौन सा है। किसके मामले में? आयात के मामले में। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? तो इंपोर्ट अपना जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो किया जाता है चीन। अभी की सिचुएशन में तेल ज्यादा मंगवाने के कारण रूस है, उसके बाद में यूएई है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद में सऊदी अरब। ये देश है जहां से अपना सबसे ज्यादा आयात होता है। किसके साथ में? चीन, रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। नेक्स्ट अपना, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? कपड़ा उद्योग के बारे में, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। कारण यूएस के साथ में जो ट्रैफिक हो रहा है कि 50% आपके ट्रैफिक लगा देंगे, 25% ट्रैफिक एप्लीकेबल कर दिया, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो कपड़ा उद्योग पे पड़ा है। क्योंकि अपना जो कपड़ा उद्योग का निर्यात जो सबसे ज्यादा वो अमेरिका और उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज को किया जाता है।
तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो कपड़ा उद्योग पे पड़ा है वर्तमान समय में। अब इसके बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? ये निर्यात से संबंधित पूछा गया। किससे? निर्यात से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक देश है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर, किसे? मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। सेकंड स्टेटमेंट आपका, भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प से कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में 8% के लगभग रही। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आप लोग भी आंसर दीजिए, क्योंकि ये आगे की तैयारी में भी आपके काम में आएंगी चीजें। क्योंकि काफी कुछ तो निर्यात वाले, एक्सपोर्ट वाले डाटा तो वैसे भी बहुत डिले अपडेट होते हैं, तो यही आंकड़े लगभग मिलते जुलते आएंगे। तो भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है आपका ये स्टेटमेंट। दूसरा, भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है साहब। कौन सा है? छठा है। और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% नहीं है जी, लगभग 4% के लगभग है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में लगभग 8% थी, बिल्कुल सही है। 8% से थोड़ा सा ज्यादा थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8% आपका टोटल हिस्सेदारी जो है वो इसकी कपड़ा, हस्तशिल्प और परिधान की है, वो 2024 में निर्यात के अंदर थी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका पहला और तीसरा, ए और सी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों की प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? कि जो पर्यटन के थ्रू आपके संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित और ऐतिहासिक जो स्मारक है उनका प्रदर्शन और उनको दिखाने के हिसाब से, या उनका जो है वो शो करने के हिसाब से कौन सी ट्रेन जो है वो शुरू की गई थी रेलवे के द्वारा? तो वो है आपकी भारत गौरव। कौन सी? भारत गौरव ट्रेन है, वो शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, पहला कथन आपका है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो भारत 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। दिए कथनों को ध्यान से रखकर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? किसके आधार पे? सेवा निर्यात से संबंधित। किससे? सेवा निर्यात से संबंधित में कौन सा कथन कि आपके 2005 में 1.9 से बढ़कर लगभग 4.3% हो गई है, बिल्कुल सही है। और दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, ये भी आपका सही है। दोनों कथन है आपके, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया? सबसे ज्यादा किस राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया? सॉरी। तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस राज्य में हुआ? तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है लगभग 39%। कितना? अप्रोक्सीमेटली आपका 39% जो विदेशी निवेश है ना वो आपका महाराष्ट्र में हुआ है। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक। अभी पिछले 12 नंबर क्वेश्चन में आपने यही पढ़ा था, अपन तीसरा दिया था, यहाँ पे छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये बिल्कुल सही है। देश के निर्यात में 12% का योगदान देता है, नहीं जी, आपका 8% के अप्रोक्सीमेटली देता है। और 2023 में कपड़ा एवं परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% रही थी। ये भी आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% के बीच में वैश्विक हिस्सेदारी भारत की रही थी, 6% से प्लस थी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये सही है, ये आपका रॉन्ग है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपका सही है।
कि भारत का वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान में छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और उसका वैश्विक हिस्सेदारी में लगभग 7% के आसपास रहा है और ये देश के निर्यात का 12% का योगदान नहीं देकर 8% का योगदान देता है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू हुई? ऐसे क्षेत्र या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे उत्पादकता कम है, प्रोडक्शन प्रति हेक्टर जो उत्पादकता जो है वो कम है, तो ऐसे जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। तो वो कितने जिलों में शुरू की जाएगी? वो आपका है 100 डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए जाएंगे जहां पे निम्न उत्पादकता होती है, कम उत्पादन होता है, उन जिलों में 100 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट आपका वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? और अंगूर उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है आपका? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहां पे अंगूर उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट आपका है भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्तर कीमतों पर किस पे? बेस ईयर पे 2011-12 पे औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य के लगभग 43%, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, 43% के अंश था। ऐसे 4 राज्य जिनका लगभग 43% जो कंट्रीब्यूशन है इन्हीं 4 राज्यों का था। किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। किस पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाले राज्य कौन कौन से थे? तो कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये राज्य थे जिनमें सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ था, जिनका टोटल देश के कंट्रीब्यूशन जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें 43% कंट्रीब्यूशन है इन्हीं 4 राज्यों से था। संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इसको छोड़ते हैं। इसके 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ज्यादा से कम की ओर सही अवरोही क्रम जनसंख्या के मामले में किसका है? तो ये आपका जो है वो ब्राजील, बांग्लादेश, जर्मनी और जापान जो है वो घटते हुए क्रम में जनसंख्या के हिसाब से सही क्रम है कि सबसे ज्यादा ब्राजील, फिर बांग्लादेश, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद में जापान का नंबर आता है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। गंवार रबी की फसल है। भारत विश्व में गंवार उत्पादन 80% पैदा करता है। राजस्थान देश के गंवार उत्पादन का 62% पैदा करता है। देश में परिष्कृत गंवार गम का 90% निर्यात किया जाता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है, ये गलत है क्योंकि खरीफ की फसल है। विश्व में गंवार के उत्पादन का 80% भारत करता है और उस 80% का लगभग 70% प्लस आपका राजस्थान करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका गलत हुआ और पहला ऑप्शन भी गलत है आपका। 2 और 4 है इसमें, 2 एंड 4 जो है वो सही ऑप्शन है क्योंकि 70% प्लस जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, अप्रोक्सीमेटली 72% प्लस। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। गंवार रबी की नहीं खरीफ की फसल है। भारत विश्व उत्पादन का 80% करता है, सही है, और गंवार गम का 90% है वो भारत यहाँ से निर्यात करता है। कितना करता है? 90% जो है वो निर्यात किया जाता है। भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। भारत 84% टेली घनत्व के साथ दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये अप्रोक्सीमेटली सही, 100% सही आपका नहीं है। टेलीमैक्स विकास केंद्र भारत में विकसित देशों और विदेशी तकनीकी के घनिष्ठ सहयोग से दूरसंचार के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये गलत है क्योंकि विदेशी सहयोग तकनीकी के साथ में नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीकी के साथ में आपका टेलीमैक्स विकास केंद्र है वो भारत में विकसित किया जा रहा है स्वदेशी तकनीकी के आधार किसी भी देश के सहयोग के बिना। पहला ऑप्शन आपका अप्रोक्सीमेटली सही है, 100% सही नहीं है। तो आप इसमें दोनों गलत भी मान सकते हो या फिर आपका एक को सही भी मान सकते हो या ये भी मान सकते हो क्योंकि इसका 86% के आसपास आपका टोटल टेली घनत्व है, 86%। तो अप्रोक्सीमेटली में आप थोड़ा बहुत दिन का पहले का अगर आंकड़ा के हिसाब से पकड़े तो ये सही भी मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। तो आपका सही कायदे से आंसर जो होगा वो होगा आपका न तो 1 सही है ना ही 2 सही। और टेलीमैक्स विकास केंद्र जो है, डेवलपमेंट सेंटर जो है, टेलीमैक्स डेवलपमेंट सेंटर जो C-DOT के नाम से जो वो आप भारत के स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं बिना किसी के सहयोग के।
नेक्स्ट आपका है एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सॉरी। मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा, इसमें कौन कौन से हो गए आपका, माइक्रो, सूक्ष्म, लघु या स्मॉल उद्योग, और फिर मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएम, ये हो गया आपका इंटरप्राइजेस। पहला है माइक्रो के लिए आपका निवेश सीमा माइक्रो के लिए कितनी है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 2.5 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 25 करोड़, बिल्कुल सही है। मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा कितनी है, 125 करोड़, कितनी है, 125 करोड़ रुपए है। ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है मध्यम उद्योगों के लिए टर्नओवर कितना, 500 करोड़, बिल्कुल सही है। कितना टर्नओवर चाहिए, 500 करोड़, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 और 3 सही है, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। मध्यम उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपए, कितनी है, 125 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट आपका भारत में 1950 के बाद निम्न में से किस वर्ष से व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था। व्यापार संतुलन जो विदेशी ट्रेड जो किया जाता है उसमें प्रतिकूल और अनुकूल मींस कि आपका कब निर्यात ज्यादा था वो अनुकूल है और आयात जब ज्यादा था वो प्रतिकूल है। और स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक भारत का नॉर्मली व्यापार जो है अनुकूल ही रहा है, 100% अनुकूल रहा है। बीच में अपवाद स्वरूप 2 साल ऐसे थे जिनमें सॉरी प्रतिकूल ही रहा है, 2 साल ऐसे थे जिनमें अनुकूल रहा है। 1950 से लेकर अभी तक के इतिहास में 2 ही साल ऐसे जिसमें भारत का विदेशी व्यापार मींस की निर्यात ज्यादा और आयात कम हुआ, केवल 2 साल। वो साल कौन कौन से हैं जिसमें भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल हुआ कि निर्यात ज्यादा और आयात आपका कम हुआ, वो कौन से 2 साल है, 1950-51 में और 76-77 में। यह अपवाद स्वरूप 2 बार ऐसा हुआ है कि भारत का व्यापार संतुलन है वो अनुकूल रहे, बाकी हमेशा अपने आयात ही होते हैं, निर्यात कम होते हैं। धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए, बट अभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचा जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। मीन्स कि आपके आयातों को कम करते हुए या फिर आयात कम नहीं कर सकते तो निर्यातों को बढ़ाकर उसके सामंजस्य संतुलन की स्थिति में एटलीस्ट कम से कम आए, जिसमें आप जितना विदेशी मुद्रा का भुगतान कर रहे हो उतनी विदेशी मुद्रा अर्न भी कर सको, ताकि आपको देश की जनता पर अतिरिक्त कोई भी भार ना पड़े और आपकी करेंसी की वैल्यू भी फ्लक्चुएशन कम से कम हो इसके लिए। नेक्स्ट आपका भारत कब से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। आपको पहला प्रश्न में बताया था WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। इससे पहले WTO की जगह पे था गेट था जिसको 1947 में स्टेब्लिश किया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक था। उसके लिए तो आरपीएससी कह सकती है कि आपका फर्स्ट ग्रेड का ओपन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि एसीसी न्यूज जो है वो आरपीएससी की वेबसाइट पे ही ऑफिशियल आएगी। अगर कुछ भी परिवर्तन आएगा या चेंजिंग आएगा अगर आरपीएससी की वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पे सूचना जरूर दी जाएगी, हम भी आपको उसके ऊपर सूचित करेंगे। बट आरपीएससी की वेबसाइट को रेगुलरली वॉच करते रहिए। तो 1 जनवरी 1995 से ही भारत जो है वो WTO का सदस्य देश था, स्थापना सदस्य देश था। स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य देश था। गेट जब स्टेब्लिश हुआ था 1947 तब से भारत इसका सदस्य था। फिर वो गेट से जब WTO में कन्वर्ट हुआ तो भी भारत इसका देश था। लेकिन WTO से जितनी उम्मीद थी उतनी प्रगति विश्व व्यापार में इसके सहयोग से नहीं हुई, क्योंकि कुछ देशों ने इसके जो नियम है उनको माना, कुछ देशों ने नहीं माना, क्योंकि इसके अधिकतर जो लॉ थे वो थे जो विकासशील देश और अविकसित देश है उनके अगेंस्ट में। क्योंकि जो विकसित देश थे उन्होंने ही अपनी मोनोपोली चलाने के लिए अपने हिसाब से इसमें रूल्स बनाए कि आप किसी देश से चीज मंगानी है अगर विकसित देशों से तो आपको ट्रैफिक नहीं लगाना, लेकिन अगर आपकी वस्तु उन देशों में जाएगी तो या तो वो ट्रैफिक लगाएंगे या फिर क्वालिटी गुणवत्ता का बहाना बनाकर उस चीजों को निर्यात वो आपके निर्यात को हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए WTO जितना सक्सेस होना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं हुआ। आज के डेट में भारत WTO का सदस्य होते हुए भी यूएस भी WTO का सदस्य है, लेकिन फिर भी वही जो ट्रेड वार है वो वापस शुरू हो चुका है। तो WTO की जितनी उम्मीद की जा रही थी कि सक्सेस हो सके और विश्व व्यापार को सही एक स्तर पे जो ग्लोबलाइजेशन का जो था उसका प्रभाव पड़ सके और उसके अकॉर्डिंग वो कर सके, वो उतना प्रभाव इसमें नहीं पड़ा है। एक तरह से अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई।
ये आपके थे जो आपके सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर जो हुए थे, 4 सेट ए बी सी डी 4 ग्रुप के चारों पेपर्स का जो इकोनॉमी का जो पोर्शन था आपका अर्थव्यवस्था का, उस पोर्शन के सॉल्यूशंस। थैंक यू।